स्टेज में। मैं पप्पू रजक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के सुपर सीरीज में। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सुपर सीरीज काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ और समझते हैं इसके कंसेप्ट को। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और सॉल्व करते हैं उसको। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या का 55% पुरुष व शेष महिलाएं हैं। मान लेते हैं हम कि कुल मतदाता कितना है, 100 है। ये आपका टोटल हो गया, जिसमें से 55% क्या है, आपका मेल है। तो इस 100 का 55% कितना होगा, 55 ही तो होगा। तो ये क्या है, आपका मेल है, तो 45 गो फीमेल हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि 40% पुरुष अशिक्षित हैं, माने इस 55 का 40% अशिक्षित है, माने और अनग्रेजुएट हैं। तो अगर इस हम 55 का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, ये गया 2, फिर 5, 5 से 11 11 दूनी 22 को आपका क्या है, अनग्रेजुएट अशिक्षित बिना पढ़ा लिखा हुआ है लोग। तो जब 55 को में 22 को बिना पढ़ा लिखा हो गया तो 33 को आपका क्या हो जाएगा, ग्रेजुएट हो जाएगा, पढ़ा लिखा हुआ हो जाएगा। अब देखिए, अब कह रहा है कि 40% महिला शिक्षित हैं, मैंने इस 45 में से आपका 40% जो है आपका महिला शिक्षित हैं। तो इस 45 का 40% अगर हम निकालते हैं, 45 गुने 40/100 तो क्या है, 20 25 20 दूनी यानी कि 5 9 यानी कि 9 दूनी 18 यानी कि 18 गो महिला ग्रेजुएट है। तो जाहिर सी बात है 45 में 18 गया, 27 गो आपका अनग्रेजुएट है, हो गया। अब हमारा कह रहा है कि तो बताएं कि अशिक्षित महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए, तुलना हो रहा है अशिक्षित महिला से, तो अशिक्षित महिला की संख्या नीचे रखेंगे, जिससे तुलना किया जाता है उसको नीचे रखा जाता है। तो अशिक्षित महिला कितना है, 27 गो है, तो 27 नीचे। अशिक्षित महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या कितनी है, तो शिक्षित पुरुष कितने हैं, 33 गो। इससे कई गो ज़्यादा है, 6 गो। तो 6 ऊपर, इससे तुलना किया जा रहा था ये नीचे, अब परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 से गुना कर देंगे, बस हो गया, मेरा आंसर आ जाएगा 3 दूनी 3 27 यानी कि आपका 200/9% जो होगा आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो लो, तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में बदल देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 2, फिर आपका 9 दूनी 18, फिर आपका कितना 2, यानी कि ये जो आपका होगा राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उसके कंसेप्ट को। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उसके कंसेप्ट को। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 1600 रुपये में 2 साइकिलें खरीदी। एक साइकिल को उसने 10% लाभ तथा दूसरी को 20% लाभ पर बेचा। यानी क्या हो गया आपका, पहले 2 गो खरीदता है 1600 रुपये में, पहिलका को 10% लाभ पर, दूसरी को 20% लाभ पर बेचता है। यानी कि पहिलका को अगर 100 रुपये में खरीदा है तो कितना में बेचा, 110 रुपये में बेचा। यानी कि अगर इसको हम शॉर्ट आउट करते हैं तो क्या होगा आपका, कि पहिलका को उसने 10 रुपये में खरीदा था, 11 रुपये में बेच दिया। ये आपका सेलिंग प्राइस, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये आपका कॉस्ट प्राइस, ये आपका सेलिंग प्राइस, मैंने क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। अब देखिए, ये पहले वाले का है और दूसरे वाले को 20% लाभ पर बेचा। तो जब दूसरे वाले को 20% लाभ पर बेचा, 20% लाभ कहने का मतलब क्या हुआ कि 100 में खरीदा और 120 में बेच दिया। यानी कि इसको अगर हम शॉर्ट आउट करेंगे तो क्या आएगा आपका, सेकंड का 20 पंजा 20, यानी कि 5 यूनिट में खरीदा और 6 यूनिट में बेच दिया। अब इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, सिर्फ हमको 10 11 5 6 से मतलब है। अब इसको क्या करते हैं, मिटा ही देते हैं, अच्छा रहेगा। अब देखिए, अब आगे हमारा प्रश्न कह रहा है कि यदि वह पहले को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 10% लाभ पर बेचता है तो 5 रुपये अधिक मिलता है। यानी कह रहा है कि अगर पहले को 10% लाभ पर नहीं, पहले को 20% लाभ पर बेच देता है। यानी कि अगर पहले को 100 यूनिट में खरीदता है और 120 यूनिट में बेचता, यानी कि 5 यूनिट में खरीदता है। इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो क्या होगा, 5 से 6 ही तो होगा, 20 5 20 6, यानी कि 5 यूनिट में खरीदता और 6 यूनिट में बेच देता। अगर का बात कह रहा है, दूसरी स्थिति में कह रहा है, और दूसरे को 10% लाभ पर बेचता, यानी कि दूसरे को, सेकंड वाले को, फर्स्ट आपका हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, सेकंड वाले को कितना में खरीदता, 100 में खरीदता, 110 में बेचता, यानी कि 10 में खरीदता 11 में बेचता।
तो क्या होता कि इसको 5 रुपये ज़्यादा मिलता। अब देखिए एक चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पर कॉमन कि इसका जो आपका क्या होगा, अगर हम किसी को 10% ज़्यादा पर बेचे, किसी को 5% कम पर बेचे, और एक ही वस्तु है उसको हम 5% कभी लाभ पर बेच दिए, कभी 10% लाभ पर बेच दिए, तो क्या उसका क्रय मूल्य बदलेगा? उसका क्रय मूल्य नहीं बदलेगा, सिर्फ विक्रय मूल्य बदलेगा। तो यहाँ देखिए तो वही स्थिति हो रहा है, कभी ज़्यादा में बेच रहा है, 10% लाभ पर बेच रहा था, कभी 20% लाभ पर बेच दिया, ठीक है, लेकिन उसका क्रय मूल्य कभी नहीं बदलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो क्रय मूल्य बदला हुआ है। तो यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, तो हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये आपका 10 है तो इसको क्या करेंगे, 5 10 कैसे करेंगे, तो 2 से गुना करते हैं, तो 2 से गुना कर देंगे, तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे। अब देखिए पहले आपका कुल क्रय मूल्य 15 और कुल विक्रय मूल्य 17। अभी जो आपका होगा पूरा का पूरा क्या होगा, ये वाला तो सेशन ठीक हो गया। अब ये 10 है और यहाँ पर 5 ही क्रय मूल्य है, यहाँ 10 है, तो कैसे इक्वल करेंगे, तो जाहिर सी बात है 2 से भाग देते हैं, तो इसमें 2 से भाग देते हैं, ये 5 हो जाएगा, 5 5 बराबर। जब इसमें 2 से भाग दिए तो इसमें भी 2 से भाग देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 5.5। तो अब देखिए अब कुल कितना विक्रय क्रय मूल्य उतना ही हो गया, 5 है 10 15 है, लेकिन विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो 12 और 5.5 यानी कि 17.5 हो गया। तो पहले 17 यूनिट में बेच रहा था, अब कितना में बेच रहा है, 17.5 यूनिट में, यानी कि कितना का ज़्यादा मिल गया, तो 0.5 ज़्यादा मिला। और इसी 0.5 ज़्यादा का मान कितना दिया है आपका, 5 रुपया। तो 1 यूनिट पर कितना निकलेगा, तो 5/0.5, ये गया आपका कितना हो जाएगा 10, यानी कि 1 यूनिट का मान 10 आ गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि उनके सीपी का डिफरेंस बताएं, यानी उनके क्रय मूल्य का डिफरेंस क्या होगा। तो उनका क्रय मूल्य एगो का 10 यूनिट है, एगो का 5 यूनिट, तो डिफरेंस कितना का है 5 यूनिट का। तो 1 यूनिट बराबर 10, तो 5 यूनिट बराबर 50 रुपये का डिफरेंस है। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, मतलब इस वही को फिर से फटाफट समझ लेते हैं। पहले को 10% लाभ पर बेच रहा था, यानी कि 10 से 11 में बेचा। दूसरे को 20% लाभ पर, यानी कि 5 से 6 में बेचा। अब देखिए कह रहा है कि यदि पहिलके को कितना में बेचता, 20% लाभ पर, यानी कि पहिलके को 5 से 6 पर बेचता, और दूसरे को 10% लाभ पर, यानी कि 10 से 11 में बेचता। तो एक चीज़ हम क्या देख रहे थे, हमने क्या किया इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, कि क्रय मूल्य बराबर होना चाहिए, चाहे किसी को हम 10% लाभ पर बेचे, चाहे 20% लाभ पर बेचे, दोनों स्थिति में विक्रय मूल्य बदलेगा लेकिन क्रय मूल्य नहीं बदलेगा। तो क्रय मूल्य सेम होना चाहिए, तो क्रय मूल्य को हम सेम कर दिए। तो ये 5 था तो 10 कैसे होगा, तो 2 से गुना करेंगे, तो 2 से इसमें गुना, तो इसमें भी 2 से गुना, तो ये आपका कितना हो गया 10 10 बराबर। ये पहले 11 में बेचा था, अब 12 में बेच रहा है। ये आपका 10 था, ये 5 था, तो कैसे इक्वल करेंगे, तो 2 से भाग दिए, इसमें 2 से भागते, इसमें भी 2 से भाग, तो ये 5.5 आ गया। अब पहले का कुल विक्रय मूल्य कितना है 17, और अभी का कुल विक्रय मूल्य 12, यानी इतना कितना बढ़ गया 0.5 बढ़ गया। इसी 0.5 के बराबर कितना दिया था, 5 रुपये ज़्यादा मिल रहा था, तो इतना के बराबर 0.5, तो 1 बराबर 10 आ गया। तो पूछा था क्रय मूल्य का डिफरेंस कितना था, तो इसका क्रय मूल्य 10, इसका क्रय मूल्य 5, यानी कि 5 का डिफरेंस था, तो 1 बराबर 10, तो 5 बराबर 50 रुपया। तो आई होप आपको इसको एक प्रश्न समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन के समय और समझते हैं उसके कंसेप्ट को। तो चलिए दोस्तों समझते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जिसमें 2 साल में एक ही दर से अर्जित किया जा सकता है, वह क्रमशः 1000 रुपया और 1040 रुपया है, तो दर ज्ञात करें। मैंने कह रहा है कि 2 साल में किसी धन का, कोई धन दिया हुआ, मतलब कोई धन है जिसका 2 साल में जो क्या होता है, ये साधारण ब्याज और क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, ये सही कितना है 2 साल का, तो 1000 रुपया है। और CI कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 1040 रुपया है। मैंने 2 वर्ष में किसी धन का 2 वर्ष में SI इतना है और CI इतना है, तो हमको क्या है कह रहा है कि रेट निकालिए। तो रेट निकालने का देखिए एगो फॉर्मूला होता है, अगर डिफेंस जब आपको दिया है डिफेंस, तो आप क्या कर सकते हैं रेट निकालने के लिए, P/R/100 के पावर 2 साल के लिए रूल लागू होता है। ये आपका मूलधन हो गया R/100। तो यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ अगर हमको क्या मालूम होता, अगर हमको मूलधन मालूम होता तो यहाँ मूलधन रख देते और डिफरेंस रख देते 1000 और कितना आपका 40, यानी कि 40 डिफरेंस रख देते और यहाँ मूलधन रख देते और R का मान निकाल लेते। लेकिन हमको मूलधन नहीं दिया है तो हम इस सूत्र से बना नहीं सकते। तो हम क्या कर सकते, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एक तो बात हम लोग साधारण जानते हैं कि साधारण ब्याज में हर साल का ब्याज एक समान लगता है, यानी कि 2 साल में जब 1000 लगा तो क्या होगा, पहले के साल 500 रुपया लगा होगा किसी उस धन का, पहले वर्ष में 500 रुपया लगा होगा ब्याज, दूसरे वर्ष भी 500 ही लगेगा, ऐसा ही।
लेकिन सीआई क्या होगा? अगर सीआई की हम बात करें तो पहले वर्ष में 500 लगा होगा, दूसरे वर्ष में तो 500 लगा ही होगा, साथ साथ इस 500 का भी ब्याज का भी ब्याज लगता है, यानी कि इस 500 का ब्याज लगा होगा। तो 500 500 और 40 रुपये बढ़, यानी कि इस 500 का ब्याज 40 रुपया लगा है, यही तो है। 500 500 वैसे ही हर साल बराबर। सीआई में 500, अगले वर्ष भी 500 ही लगता है, लेकिन इस 500 का 40 रुपया बढ़ गया है। क्यों? ताकि इस 500 रुपये का 40 रुपये ब्याज बढ़ गया, यानी कि इस 500 पर 40 रुपया लग रहा है। तो ब्याज रेट कैसे निकालेंगे? तो ब्याज गुने 100 बट्टे मूलधन गुने में टाइम। तो कितना बढ़ रहा है? 40, यानी कि 40 को ब्याज लग रहा है, 40 गुने 100 अब बट्टे में आपका मूलधन का काम कौन करेगा? इस 500 पर लग 40 रुपये बढ़ा है, तो मूलधन का काम आपका 500 कर दिया। और एक ही वर्ष में न बढ़ा है, ये तो एक वर्ष का हो गया, एक वर्ष के बाद एक वर्ष ही है, यानी कि एक वर्ष टाइम, तो एक रख देंगे। कितना होगा आपका? ये गया 5, यानी कि 8% जो है आपका क्या है? रेट है। तो ऐसा करते हैं आप सभी को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर लगता है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1000, तो 1 वर्ष का 500 500। सीआई जो है 40 रुपये बढ़ गया है, यानी कि पहले में 500 लगेगा। एसआई और सीआई दोनों एक समान लगता है पहले वर्ष में, तो पहले वर्ष में एसआई 500, पहले वर्ष में सीआई भी 500, दूसरे वर्ष में एसआई 500 लगा, लेकिन दूसरे वर्ष में सीआई 540 रुपये, 740 मतलब बढ़ गया ना 40 रुपये। क्यों बढ़ा है? क्योंकि इस 500 रुपये का कोई धन था, उस धन का तो ब्याज इतना ही लगा, लेकिन साथ साथ ही ब्याज का भी अब 40 रुपया बढ़ गया, यानी कि इस ब्याज का ब्याज 540 रुपया है, तो इसी पर लगा है 40 रुपया। तो कैसे निकालेंगे रेट? तो एसआई गुने 100, यानी कि 40 गुने 100 बटे मूलधन का काम आपका ही कर देगा, समय 1 वर्ष, सॉल्व करेंगे 8%। तो ऐसा करता हूँ आप सभी को अब समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उसके कंसेप्ट को। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उसके कंसेप्ट को। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ए व बी ने 3:8 के अनुपात में हिस्सेदारी करके व्यापार प्रारंभ किया, यानी कि ए आपका ये हो गया, ये आपका बी हो गया, कितना कितना में? तो 3:8, यानी कि आपका 3x लगाया। सपोज करते हैं कि ये 3x यूनिट क्या लगाया? 3x लगाया धन, और ये कितना लगा? 8x लगाया। हिस्सेदारी व्यापार आरंभ किया और 4 महीने बाद सी ने बी द्वारा निवेशित पूंजी का 3/4, यानी कि सी भी अब शामिल हो जाता है। कितना महीने बाद? तो 4 महीने बाद। ठीक है, 4 महीने बाद कितना निवेश कर रहा है पूंजी? तो पूंजी कर रहा है कि बी के निवेशित का 3/4, यानी इस 8x का 3/4 निकालेंगे तो 2x, 2 6x, यानी कि सी कितना लगा रहा है? 6x लगा रहा है। तब 1 वर्ष तक ये दोनों पहले लगाए, यानी कि ये लोग 1 साल तक लगाएगा, यानी कि 12 महीने तक लगाएगा लोग, ये भी 12 महीने तक, लेकिन ये 4 महीने बाद शामिल हो, यानी कि 8 महीने तक लगाएगा। अब देखिए इन्वेस्टमेंट गुने टाइम, इन्वेस्टमेंट गुने टाइम, इन्वेस्टमेंट गुने टाइम, तो प्रॉफिट जो आपका बढ़ता है वो किस में बढ़ता है? तो इन्वेस्टमेंट गुने टाइम में। तो इन्वेस्टमेंट गुने टाइम ये निकल गया, प्रॉफिट इसी रेशियो में बढ़ेगा, तो बढ़ती है 36x, 96x, ये आपका क्या हो जाएगा? 48x। अब देखिए ये गए, आप x खत्म कर दीजिए, 6 16 8, और क्या बचा? आप फिर आपका कट रहा है 3, ये आपका 8, ये आपका 4, यानी कि लोग को जो धन बटाएगा किस रेशियो में बटाएगा? ए बी और सी को किस रेशियो में धन मिलेगा? तो 3 8 और 4, 3 8 और 4 में मिलेगा। तब कह रहा है कि यदि सी को वर्ष के अंत में सी को 48,000 रुपया मिला, यानी कि सी को इसी 4 बराबर 48,000 रुपया मिला, तो 1 बराबर 12,000। तो हमारा प्रश्न कह रहा है तो बताएं कि कुल कितना लाभ हुआ? तो कुल कितना लाभ हुआ? तो इसको 4 मिला, तो 4 8 12 3 15, यानी कि कुल 15 को लाभ हुआ। तो 1 बराबर 12,000, तो 15 बराबर, तो 15 गुने 12,000, यानी कि आपका कितना हो जाएगा? 15 छक 90 180, यानी कि 1,80,000 रुपये का लाभ हुआ है। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उसके कंसेप्ट को। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य के 1/3 को 15 दिन में कर सकता है, यानी ए जो है आपका 1/3 काम को 15 दिन में कर सकता है, यानी कि 3 गो में 1 काम को 15 दिन में कर सकता है। तो कुल काम तीनों कितना दिन में करेगा? तो 1 काम 15 दिन, तो तीनों काम 45 दिन में, यानी कि एक कुल काम को कितना दिन में कर सकता है? तो 45 दिन में कर सकता है। बी जो है 75% काम 18 दिनों में, यानी बी जो है आपका 75%, यानी कि 100 में 75, यानी कि आपका कितना हो गया? 3 25 3 25 हो गया, यानी कि
3/4 मैंने कि 4 गो काम में से 3 गो काम कितना दिन में कर दे रहा है? 18 दिन में। 3 गो काम 18 दिन में, तो एगो काम 6 दिन में। तब पूरा चारों काम कितना दिन में करेगा? तो 6 चौके 24 दिन में। 24 दिन में, यानी बी उस कामवा को 24 दिनों में करेगा। आगे हम प्रश्न कह रहे हैं कि सी उसे 36 दिन में कर सकता है, यानी सी उसको 36 दिनों में कर सकता है। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ए 45 दिन में किया, बी 24 दिन में, सी 36 दिन में। कुल काम कितना हो जाएगा? तो बताए हैं कि क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 45, 24 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? तो आपका हो जाएगा 24, 36 कितना, 12, 12, 12, 15, यानी कि आपका कितना जाएगा? 360 जो आपका होगा सो क्या होगा आपका? एलसीएम आ जाएगा, यानी कि 360 यूनिट कुल वर्क है। अब देखिए 45 से इसमें भाग देंगे, इफिशिएंसी निकालने के लिए कि एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, निकालने के लिए क्या करेंगे? इस 45 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 45 दूनी 90, 9 चौके 6, यानी कि 8 मरतबे कटेगा आपका। कितना हो जाएगा? 45 दूनी 90, 9 चौके यानी कि 8, यानी कि एक दिन में 8 यूनिट काम करेगा। 24 से इसमें अगर हम भाग देते कितना होगा? 24, 25 और कितना है 3, यानी कि 15। ये जो आपका होगा तो क्या हो जाएगा? 36 दाई, यानी कि सीधा सीधी कि सी एक दिन में 10 यूनिट काम करेगा। अब हमारा आगे प्रश्न कह रहा है कि बी और सी 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, यानी कि बी और सी एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं, यानी कि एक दिन में कितना काम करेंगे? बी या सी मिलेंगे तो 15 या 10, 25, यानी एक दिन में कितना काम करेंगे? 25 को काम करेंगे। तो ये लोग कितना दिन काम कर रहा है? ये लोग 8 दिन तक काम कर रहा है। तो बताइए एक दिन में जब दोनों मिल रहा है तब 25 को काम रहा है, तो 8 दिन में 25 8 200 काम होगा। तो 200 काम तो ये दोनों मिलके कर दिए लोग, तो 360 में से 200 हो गया, यानी 160 यूनिट काम वहाँ बच गया। अब इस काम को कह रहा है शेष काम को ये कितना दिन में खत्म करेगा? तो शेष काम 160 यूनिट बचा है, इसको ए से करवाना है। तो एक दिन में 8 को काम किया, तो 160 को काम करने में कितना टाइम लेगा? तो ए द्वारा लिया गया समय बराबर कितना हो जाता है? 160/8, यानी कि 2, यानी कि 20 दिन में ये शेष काम को खत्म कर देगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उसके कंसेप्ट को। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं सेशन के पहले क्वेश्चन को और समझते हैं उसके कंसेप्ट को। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या में दहाई अंक इकाई अंक से 5 अधिक है। यदि संख्या के अंकों का योग का 5 गुना संख्या में से घटा लिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। मान लेते हैं इकाई अंक जो आपका है क्या है? x है, तो दहाई अंक क्या हो जाएगा? और एक उसका दहाई अंक इकाई अंक से 5 ज़्यादा है, तो उसका दहाई अंक कितना हो जाएगा आपका? x + 5 हो जाएगा। तो अब संख्या क्या हो जाएगा? तो 2 अंकों की संख्या होती क्या है? जैसे मान लीजिए 29 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 गुने 2 जोड़ 9। कोई और ले लीजिए 53 ले लीजिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 गुने 5 जोड़ 3। यानी कि सब में क्या होता है? 2 अंकों की सारी संख्या में दहाई अंक में 10 से गुना किया जाता है और इकाई अंक को जोड़ दिया जाता है, तो हमारा 2 अंक का संख्या होता है। ठीक उसी पर जब ये हमारा क्या है? इकाई अंक x है, दहाई अंक x + 5 है, तो संख्या क्या हो जाएगा? तो सर दहाई अंक में 10 से गुना कर दीजिए, इकाई को जोड़ दीजिए, तो क्या करेंगे? 10 से x + 5 दहाई वाले में गुना कर दिए और इकाई को जोड़ दिए, तो इकाई को जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा आपका? ये संख्या कितना आ जाएगा? तो 10x + 10 = 50 प्लस x, यानी कि हमारा संख्या कितना हो जाएगा? तो 10 है 11x + 50, यानी कि ई मेरा क्या हो गया? रियल मूल संख्या हो गया। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का योग का 5 गुना संख्या में से घटा लिया जाता है। अब देखिए संख्या का अंक एगो x है, एगो x + 5 है, तो दोनों का योग क्या करते हैं? तो x + 5 इकाई अंक दहाई अंक दोनों को जोड़ दिए, इसके 5 गुना, तो इसके 5 गुना को क्या करते हैं? तो संख्या में से घटा लेते हैं। तो चलिए संख्या में से घटा लेते हैं। ये आपका क्या है? संख्या है 11x + 50, ये मूल संख्या है। इसमें से क्या करते हैं? इसके अंकों को अंक के योग का 5 गुना इसमें से घटा लेते हैं। तो घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? तो 11x + 50 - xx 2x + 5 × 5 कितना होगा आपका? 11x + 50, ये आपका कितना आ जाएगा? प्लस या माइनस? सबसे तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 दूनी 10x + 25 हो जाएगा आपका।
ये अंदर ही अंदर इतना हो गया आपका। अब जब घटाएंगे तो 11x प्लस 50 माइनस प्लस माइनस 10x माइनस प्लस माइनस 25। अब 11 में से 10x गया तो 1x बच गया आपका, 50 में से 25 गया आपका प्लस 25 हो गया। यानी ये आपका क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। जब मूल संख्या में से हम इसको क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। अब देखिए अब क्या हो गया, अब कह रहा है कि तो संख्या के स्थान मतलब अंकों का स्थान क्या रहता है, बदल जाता है। यानी कि इकाई अंक वाला दहाई पर चला जाता है, दहाई वाला इकाई पर। तो बताइए जब दहाई वाला इकाई पर चला जाए, इकाई वाला दहाई पर चला है तो मूल संख्या क्या बनेगा, तो नया संख्या क्या बनेगा हमारा, तो 10 इंटू इकाई वाला दहाई का स्थान ले लिए। तो अभी दहाई पर चला है यानी कि दहाई में गुना कर दिए 1 से, आप प्लस इकाई को जोड़ देते हैं तो इकाई को जोड़ दिए तो ये मेरा नया संख्या कितना हो जाएगा, तो 10x है 11x प्लस 5। तो यही तो मेरा नया संख्या होगा। और कह रहा है कि जब इसमें से इसको घटा रहे हैं तो इतना आ रहा है, यानी कि x प्लस 25 बराबर आपका 11x प्लस 5। इसको सॉल्व करें तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 11x में से 1x गया 10x, 5 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 25 से 5 गया 20, तो x बराबर आपका 2 हो गया। तो कह रहा संख्या के अंकों का योग क्या है, तो 2 2 4 और 5 9, कुल मिलाकर आपका 9 हो गया। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से इसको शॉर्ट आउट में रिपीट कर लेते हैं। कह रहा था कि संख्या का इकाई अंक से 5 को ज़्यादा दहाई अंक है, तो इकाई अंक x तो दहाई अंक x प्लस 5। संख्या मेरा क्या हो जाए, तो दहाई अंक में 10 से गुना कर दें, इकाई अंक को जोड़ दिए तो मेरा ये संख्या हो गया। अब कह रहा था कि इकाई दोनों अंकों को योग का 5 गुना संख्या में से घटा लिया जाता है। तो दोनों का योग का 5 गुना संख्या में से घटा लिए तो क्या आया मेरा, ये आया। अब ये जो आपका है क्या है, तो संख्या के अंकों का स्थान पलटने पर बनी संख्या के बराबर आ जाता है। तो संख्या के जब अंकों का स्थान बदलेगा तो इकाई वाला दहाई का स्थान ले लेगा और दहाई वाला इकाई का, तो फिर नई संख्या क्या बनेगी, तो दहाई अंक गुने 10 प्लस इकाई अंक, चूंकि दहाई वाला इकाई का स्थान ले लिया और इकाई वाला दहाई का, तो ये आपका नया संख्या बना। तो यही नया संख्या इस नए संख्या के बराबर है। इक्वल कर दिए, x का मान 2 आ गया। अब यहाँ रख देंगे 2 और 2 4 और 5 9। तो आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उसके कंसेप्ट को। तो सॉल्व करते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 3 sin थीटा बराबर 2 cos थीटा, तो 4 sin थीटा माइनस cos थीटा बाई में 4 cos थीटा प्लस में आपका क्या है sin थीटा, इसी का मान पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे, अब देखिए cos थीटा इधर आएगा तो नीचे चला आएगा, तो sin थीटा बाई में cos थीटा बराबर है आपका 2/3। देखिए अब क्या मान लेते हैं कि sin थीटा का मान क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं कि sin थीटा का मान 2 होगा, cos थीटा का मान 3 होगा। देखिए रियल मेथड है नहीं, ऐसे आप अगर बनाकर किसी को दिखलाते हैं तो गलत हो जाएगा। लेकिन हमको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बनाकर दिखलाना नहीं, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमको क्या करना होता है, ऑब्जेक्टिव में MCQ होता है उसमें क्या टिक करना होता है। तो उस पर अगर हम जो बता रहे हैं बिल्कुल 100% राइट होगा। कैसा भी सवाल होगा इस टाइप का दिया है तो 100% किसी भी सवाल में सेटिस्फाई होगा। तो चलिए उसको समझते हैं कैसे। sin थीटा को क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, cos थीटा को 3 मान लेते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर रखेंगे 2 तो 4 दूनी 8 माइनस में cos थीटा का मान 3, 4 cos थीटा का मान क्या रख देते हैं 3 रख देते हैं, प्लस में sin थीटा का मान क्या रख देते हैं, आपका sin थीटा का मान 2 रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 8 में से 3 गया 5, 5 बटे आपका कितना है 12 2 14, यानी कि 5/14 जो होगा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उसके कंसेप्ट को। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज ABCD इस तरह है कि AD समानांतर BC। पहले हम क्या मानते हैं, चक्रीय चतुर्भुज किसको कहते हैं, वह चतुर्भुज जिसकी चारों शीर्ष क्या हो, वृत्त पर स्थित हो। यानी कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका वृत्त हो गया। इसके जिसके चारों शीर्ष जो वृत्त के परिधि पर स्थित हो उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, अब कह रहा है चक्रीय समलंब, यानी कि समलंब करने का मतलब क्या, ये ऐसा चतुर्भुज है जिसका 2 भुजा समानांतर होगा, 2 असमानांतर होगा। तो मान लेते हैं कि ये मेरा क्या होगा, आपको सपोज करते हैं कि ये मेरा होगा 2 समानांतर, ये हमारा समलंब चतुर्भुज हो गया, ये समलंब चतुर्भुज हो गया।
सॉरी, एक बार फिर से इसको हम लोग बना लेते हैं। समलम जैसे दिखाई नहीं दे रहा है, वैसे तो बनाने के पर बन जाता है, लेकिन क्या करते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं इसको। ये मेरा क्या हो गया, वृत्त हो गया। ये आपका समलम चतुर्भुज के एगो भुजा हो गया, ये एगो समानांतर भुजा हो गया, इससे इसको मिला दिए। अब ये मेरा क्या होगा, समलम चतुर्भुज हो गया। अब कह रहा है कि कहाँ है ABCD, तो कर नाम रख देते हैं ABC और क्या रख देते हैं D। अब कह रहा है कि AD जो है BC के समानांतर है, तो ये BC जो है AD के समानांतर हो गया, और E और E समानांतर नहीं होगा। तो अब आगे हमारा प्रश्न कह रहा है कि यदि ABC बराबर 70, यानी कि ABC, यानी कि ये जो आपका दिया है कितना दिया हुआ है आपका 70, तो हमसे कौन पूछ रहा है, कौन BCD यानी इसका मान पूछ रहा है। तो अब देखिए कितना होगा। ये जब हमारा क्या है, पैरेलल है, ये समानांतर है, तो एक रूल हम होता है कि जब दो गो समानांतर लाइन को तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होता है, एक ही ओर के अंतः कोण का 180 डिग्री होता है। यानी कि इसको और इसको, अगर ये समानांतर है और ये तिर्यक रेखा है, तो ये और ये कोण एक ही ओर के अंतः कोण होंगे। यानी कि 70, तो ये कितना होगा आपका 110 होगा, तब तो एक ही ओर के अंतः कोण का 180 होगा, 70 110 180 होगा। अब ये 70 तो 110। अब एक और रूल होता है कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं, यानी उनको जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो जब ये 110 हुआ तो ये आपका कितना होगा 70, इसी का तो मान पूछ रहा था 70, तो ये आपका कितना मान हो जाएगा, इसका 70 डिग्री होगा। तो ऐसा करता हूँ आप सभी को ये प्रश्न से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उसके कंसेप्ट को। चलिए दोस्तों, सॉल्व करते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन को। मेरा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में ABCD एवं BEFG क्या है, क्रमशः 8 मीटर 6 मीटर वाले दो गो वर्ग है। तो आच्छादित का क्षेत्रफल मतलब शेडो एरिया पूछ रहा है। ये देखिए आपका फिगर कैसा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका फिगर, ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ABC और ये D हो गया आपका। ये आपका क्या हो गया 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ से थोड़ा सा अच्छा क्या कर देते हैं, ये आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। तो ये 6 सेंटीमीटर वाला क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। और ये ABCD 8 सेंटीमीटर वाला क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। यानी ये 8 है, ये भी 8 होगा। वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, ये 8 ये भी 8, सब 8 ही 8 होगा। यानी ये भी 8 होगा, ये सब 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी आपका 8 होगा। अब देखिए ये छोटका जौन है आपका क्या है, BEFG है, यानी कि BEFG है। तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, ये आपका ये यहाँ मान लेते हैं A, ये आपका B हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा C हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा D हो जाएगा। तब BEF और ये आपका G हो गया, क्या हो गया, ये आपका चतुर्भुज हो गया, वर्ग हो गया। तब कह रहा है कि आच्छादित भाग का क्षेत्रफल, तो इससे इसमें मिलाया हुआ है, मिला देते हैं, फिर इससे आपका ये मिलाया हुआ है, और इसी शेडो एरिया का वैल्यू हमसे क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। तो देखिए, तो इसको कैसे हम इस शेडो एरिया का कैसे निकाल सकते हैं, एरिया कैसे निकाल सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि पूरे का पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, और उसमें से क्या करते हैं, ई वाला त्रिभुज और इस वर्ग के क्षेत्रफल को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो हमारा इस शेडो एरिया निकल नहीं जाएगा, पूरा के वर्ग के क्षेत्रफल में से इस छोटका वर्ग ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देते हैं। तो कैसे घटाएंगे, तो ये देखिए आपके जब पूरा 8 है और ये 6 है, यानी कि 2 होगा, ये 8 होगा, तो ये वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, यानी कि 90 डिग्री होगा। तो ये जो आपका ट्रायंगल होगा क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्षलंब। तो इसका हम जब हम एरिया निकालेंगे तो कितना होगा, 1/2 गुणे आधार का मान 2 गुणे शीर्षलंब का मान क्या रखेंगे 8, तो कितना हो जाएगा 2 2 यानी कि 8 होगा। तो इसका क्षेत्रफल जब 8 हुआ तो ये भी क्या होगा आपका, ये 6 तो ये 2 8, यानी इसका भी क्षेत्रफल 8 ही होगा। देखिए कैसे निकाले हैं, 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्षलंब, तो 1/2 गुणे 2 गुणे 8, तो इसका एरिया कितना निकला 8। तो जब ये 8 हुआ तो है 8 8 8 16, ये 2 का कितना हो गया 16, और इस छोटका वर्ग का निकालेंगे तो अच्छा है 36, यानी 16 और 36 42 नहीं सॉरी 52 होगा। तो ये क्या हो गया आपका 52 हो गया। और टोटल का निकालेंगे तो 8 है 64, तो इस 64 में से इसका घटा देंगे 52, तो कितना हो जाएगा आपका 12 मीटर स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा। तो ऐसा करता हूँ आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उसके कंसेप्ट को। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन को और समझते हैं उसके कंसेप्ट को। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि 60 केजी मिश्र धातु ए को 100 केजी के मिश्र धातु बी के साथ मिलाया जाता है। ए में सीसा और टीन का अनुपात 3:2 है। ये देखिए, ये हमारा मिश्र धातु ए हो गया, मिश्र धातु आपका बी हो गया। कह रहा है 60 केजी का, तो 60 केजी का ठीक है। ये आपका 100 केजी का है। अब कह रहा है इसमें सीसा और टीन है, यानी कि सीसा को क्या रख सकते हैं, लिखते हैं सीसा ही लिखते हैं, और ये आपका टीन हो गया। का अनुपात कितना कितना है, तो 3:2 है, यानी कि 3:2 है, यानी कि 3:2 5, 5 बराबर 60, तो 1 बराबर 12, तो 12 3 36, यानी कि 36 केजी सीसा है और टीना का कितना है, तो 12 दूनी 24 केजी है। अब देखिए इसमें टीना 24 केजी हो गया। अब देखिए अब कर रहा है दूसरा जो है उसमें टीना और कॉपर, यानी कि टीन और कॉपर में, यानी कि तांबा जो आपका कितना रेशियो है में 1:4, 1:4, यानी 1:4 5, 5 बराबर 100, तो 1 बराबर 5 बराबर 100, तो 1 बराबर 20, यानी कि टीना इसमें कितना होगा आपका 20 केजी, 80 केजी तांबा होगा। तो कह रहे कि मिला दिया जाता है तो नए मिश्र धातु में टीन की मात्रा कितना होगा, तो जब मिला देंगे तो नए में कितना टीना होगा, तो इसमें आपका 24, इसमें आपका 20, यानी कि 24 20 44 केजी। बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रश्न समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी, इसको रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ, समझते हैं उसके कंसेप्ट को। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सेशन के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। हमारा अंतिम क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत से तथा रुकते हुए 64 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलती है। मतलब देखिए वो जब चाल किसी भी चल रही है उस हमेशा एक ही स्पीड से चलेगी, लेकिन जब उसको हम क्या जोड़ते हैं, जब उसको बिना रुकने वाला जब रुकने वाला समय नहीं जोड़ते हैं तो बिना रुकने वाला चाल हो जाता है, और जब रुकने वाला का समय भी ऐड कर लेते हैं कुल समय में तो वो रुकते हुए साथ चाल हो जाता है। तो कह रहा है कि उसका बिना रुके कितना चाल है आपका, विदाउट स्टे कितना हो गया आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जब रुक के जा रही है, यानी कि उसका समय रुक रही है, उसको भी अगर ऐड कर लेते हैं तो अब स्पीड कितना हो जा रहा है 64 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि वो 80 किलोमीटर से चल रही है और 16 किलोमीटर 1 घंटा में तय नहीं कर पाते। यदि रुक रही है, मतलब रुक जा रही है, तो कितना कम तय कर रही है 16 किलोमीटर कम तय कर रही है। तो 16 किलोमीटर को चलने में ये अपने मूल चाल से कितना समय लेगी, तो दूरी बटा समय भले दूरी बटे चाल 16×25, यानी 1/5 घंटा, यानी कि 12 मिनट। यही 12 मिनट रुक जा रही है जिसके वजह से इसके चाल में 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम लिया जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 12 मिनट आंसर हो जाएगा। अगर इस टाइप का कोई भी सवाल पूछे तो क्या करेंगे हम, जो रुकने इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, मूल चाल को नीचे रख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा समय हो जाएगा। तो ऐसा करता हूँ आप सभी को ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बंद कर दे, हो गया।